आज का हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वन शॉट देखेंगे, फास्ट ट्रैक, एकदम फास्ट ट्रैक नोट्स की सहायता से। ध्यान रहे इस वीडियो को बनाने के दो पर्पस हैं, इन दो लोगों के लिए बनाई गई। या तो आप पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं तो क्या हुआ कि आपको पूरा चैप्टर रिमाइंडर हो जाएगा, याद आ जाएगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर सरल है और आप 80% तक इस चैप्टर से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इसमें कुछ एक वन शॉट है तो सभी चीज़ें इसमें एक बार में कवर नहीं हो सकती, 80% तक आपका पेपर कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक प्रकार का वर्क डन है पर यूनिट चार्ज, मतलब एक यूनिट चार्ज को बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब अगर हम लोग कोई एक इन्फिनिटी पॉइंट है और उसको किसी एक पॉइंट तक, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखे कि क्या होता है कि अगर कोई भी एक इन्फिनिटी पॉइंट है, अगर वहाँ से हम कोई लोग को वर्क करेंगे किसी एक पॉइंट तक लाने में, किसी एक यूनिट चार्ज को, माना यह एक पॉइंट है इन्फिनिटी का और हमको इस पॉइंट तक लेकर आना है। इन्फिनिटी का कोई पॉइंट नहीं होता, मतलब हम लोग एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर आ रहे हैं एक यूनिट चार्ज को, तो उसमें जो हमारा वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। सेकेंड टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज एट ए पॉइंट। इसमें न्यूमेरिकल आते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज एक पॉइंट पर कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है 1/4πε0 Q अपॉन R, जहाँ पर Q क्या होता है? हमारा चार्ज और R हमारी डिस्टेंस होती है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर R ड्यू टू ए पॉइंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट P प्लेस एट ए ओरिजिन इज। मतलब यहाँ पर अगर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन है, हमको डाइपोल मूवमेंट दे रखा है और डिस्टेंस दे रखी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने को कहा गया है, तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? B = 1/4πε0 P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R स्क्वायर। और इसका दिस और ज़्यादातर यूज आपका यही वाला फार्मूला होता है। बहुत कम चांसेस रहते हैं कि ये वाला आए पेपर में। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर डाइपोल विच चार्जेस -Q एंड +Q। मतलब कोई भी दो चार्जेस रहेंगे -Q एंड +Q, पर उनकी क्वांटिटी सेम रहेगी और उनका जो डिस्टेंस होगा वो 2a होगा, और इसी के लिए ये फार्मूला यूज हो सकता है, इसके अलावा यूज कहीं पर भी नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे फॉर ए चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, और सभी टॉपिक कवर हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। आप जो ये सिलेबस है CBSE का उससे मिलाकर हमने नोट्स बनाए हैं। फॉर ए चार्ज कॉन्फ़िगरेशन Q1 Q2 डॉट Qn विद पोजीशन वेक्टर R1 R2 Rn, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P इज गिवन बाय द ये क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज गिवन बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब जब भी हम लोगों को दिए जाएंगे, कुल चार्जेस दिए जाते हैं, एक से ज़्यादा चार्जेस दिए जाते हैं, तो उनको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1/4πε0, ये सेम रहता है Q1 अपॉन R1P। ये जो 1P है ये सेम है, जैसे 1P 2P, ये 1 ये अलग नहीं लिखा है, R की ये सिर्फ इसकी पोजीशन दिखा रहा है, ये सिर्फ R है, Q/R इस प्रकार का लिखा है। यहाँ पर आप समझें 1/4πε0 Q/R, यहाँ पर R की क्या दिखाई गई है? पोजीशन दिखाई गई है। तो आप इसको सिंपली Q1 अपॉन R1P, Q2 अपॉन R2P, Qn अपॉन RnP, Qr समझ सकते हैं आप। वेयर R1P, देखिए यहाँ पर 1P एक साथ है, वेयर R1P इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P। मतलब इसको एक डिस्टेंस दिखाने के लिए, लोकेट करने के लिए यूज किया गया R1P। R क्या है? हमारी डिस्टेंस है, Q हमारा चार्ज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ चार्ज, बहुत फास्ट तरीके से इसको हम कवर करने वाले हैं, अगर कम से कम टाइम लेंगे इसमें हम इस चैप्टर को कवर करने में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब अगर कोई सिस्टम है उसके अंदर चार्जेस हैं तो उसकी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यह है क्या? इट इज़, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? तो इट इज़ द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी इन असेंबलिंग द चार्ज एट देयर लोकेशन। आप समझ चुके हैं कि जब चार्ज को हम लोग असेंबल करते हैं एक लोकेशन पे तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब देखेंगे इसके आगे क्या है हमारे पास, देख सकते हैं एक बार आप कि पूरे तरीके से नोट्स बना रखे हैं और जाना जितना जरूरत है उतना पढ़ रहे हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको? स्मार्ट वर्क तरीके से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of two charges Q1 Q2
एट R1 एंड R2। मतलब हम लोग को कैलकुलेट करना, अगर क्वेश्चन में आएगी दो चार्जेस दिए जाते हैं हम लोगों को Q1 एंड Q2 और उनकी डिस्टेंस दे दी जाती है जैसे R1 एंड R2, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। मतलब दो चार्जेस होंगी, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी R, और चार्जेस की वैल्यू क्या होगी Q1 एंड Q2 का हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना, वेयर R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, फार्मूले इस चैप्टर में ज़्यादा हैं, ये आप समझ सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज Q इन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब कोई भी हमको एक चार्ज दिया गया है और एक एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया गया है। क्या दो चीज़ें हमको गिवन हो रहेंगी, क्या रहेंगी, एक चार्ज गिवन रहेगा और एक एक्सटर्नल पोटेंशियल गिवन रहेगा, और हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट इसके इक्वल रहेगा। एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू है B और ये R का कोई मतलब नहीं, एक्सटर्नल पोटेंशियल हमको दिया गया है B। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, QB पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज Q इन एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू QB। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल मूवमेंट P इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोगों को क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, अगर किसी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी रहेगी और डाइपोल मूवमेंट दिया रहेगा P और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी रहेगी कैपिटल E दी रहेगी सिंपली, तो इसका फॉर्मूला है PE। तो डाइपोल मोमेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू PE। क्या याद रखेंगे, PE, और ऊपर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज Q इन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल, तो इसका क्या रहेगा QB। एक्सटर्नल पोटेंशियल इज B एंड चार्ज क्या रहेगा Q, तो इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। जब डाइपोल मूवमेंट रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो उसमें क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल मूवमेंट आ जाएगी। इस बार बार बोल रहे हैं कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसमें से MCQs आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए सरफेस ओवर विच पोटेंशियल हैज कांस्टेंट वैल्यू। इस लाइन का मतलब यह है कि कोई भी सरफेस जहाँ पर क्या रहे कि पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहे। जैसे यहाँ पर है 5 वोल्ट, इधर है 5 वोल्ट, तो इधर पे भी क्या रहेगी 5 वोल्ट रहेगी। तो यही क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस रहती है। फॉर ए पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर सेंटर्ड एट ए लोकेशन ऑफ द चार्ज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि कोई भी स्फीयर होता है तो वही क्या एक प्रकार का किस प्रकार का सरफेस होता है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में इक्विपोटेंशियल सरफेस में, ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। इसी प्रकार का अगर आपको पूछा जाए कि एक्सप्लेन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप इनमें ये पॉइंट डाल सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ए पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू द पॉइंट। अगर आपको कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस दी रहेगी तो उसमें आपको अगर पूछा गया है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, तो आप क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस से डायरेक्ट एक आप परपेंडिकुलर खींच देंगे, तो क्या होगा, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। ध्यान से सुनिए, अगर आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस दी रहेगी तो आपको अगर कैलकुलेट करना रहेगा, क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो आप जस्ट उसमें क्या करेंगे, आप परपेंडिकुलर एक ड्रॉप कर देंगे जिससे कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा कि E इज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट डिक्रीज ऑफ द पोटेंशियल। मतलब जो E की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, वो हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिक्रीज में होती है। मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए सिस्टम। मतलब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। मतलब हमको एक कैपेसिटेंस दिया रहेगा और 2 कंडक्टर दिए रहेंगे जो कि एक सेपरेशन किया रहेगा किससे, इंसुलेटर से। जैसे कि यहाँ पर 2 कैपेसिटेंस है हमारा, इनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं किसी इंसुलेटर से। इंसुलेटर हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वैक्यूम, हम लोग वैक्यूम भी ले सकते हैं क्योंकि वैक्यूम में चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं। कैपेसिटेंस होता क्या है, नीचे डिफाइन किया रहेगा कि इट इज़ डिफाइंड एज C = Q/B या Q = CB। इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इससे भी MCQs आ जाते हैं कि कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं तो क्या वोल्टेज पे इफेक्ट आता है, और कैपेसिटेंस घटाते हैं तो भी क्या वोल्टेज पे इफेक्ट आता है। वेयर
क्यू एंड माइनस क्यू आर द चार्जेस, मतलब माइनस क्यू भी हम इधर ले सकते हैं, माइनस क्यू दोनों क्वांटिटीज ले सकते हैं। माइनस क्यू आर द चार्जेस ऑन द टू कंडक्टर, बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो चार्जेस होता है, चार्ज होता है कि कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाई बी, चार्जेस अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ पर क्यू हमारा दिखाता है चार्ज को एंड बी दिखाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को। कैपेसिटेंस में नेक्स्ट पॉइंट हमारा मिलता है कि कैपेसिटेंस इज डिटरमाइंड प्योरली बाई ज्योमेट्रिकली। आपको थोड़ा जूम करते हैं कि जिससे कि आपको क्लियर दिखे। जी बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। कैपेसिटेंस इज डिटरमाइंड प्योरली ज्योमेट्रिकली बाय द शेप, साइजेस, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द टू कंडक्टर। इनके आपको नोट्स, इसका नोट्स जो है आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब चेक करेंगे जाकर तो आपके इसको नोट्स मिल जाएंगे। जितने भी चैप्टर हैं उन सभी की प्लेलिस्ट, सभी की वीडियो, सभी के नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा। जो आपको एग्जाम के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरत रहती हैं वो सभी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हबीबी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा कैपेसिटेंस। मतलब यहाँ पर यही बताने का डायरेक्ट प्रयास किया गया था कि जो कैपेसिटेंस होता है उसको जस्ट हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं, बाय द शेप, साइज एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ द टू कंडक्टर, कि दो कंडक्टर कितनी दूर रखे गए, उनका शेप क्या है, साइज क्या है, इससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कैपेसिटेंस को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उनका हम लोग कैपेसिटेंस कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर उनके बीच में जो इंसुलेटर है वो वैक्यूम का प्रयोग किया गया है। जैसे दो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, उनके बीच में जो इंसुलेटर है वो वैक्यूम है, तो उनका कैपेसिटेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी। ये तो फार्मूला रट जाता है भाई साहब। C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी, ए एप्सिलॉन नॉट डी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। जो प्लेटें लगाई गई तो ए है उनका एरिया एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन देम। डी इज द क्या, बेसिकली डिस्टेंस है उनके बीच का। अब देखते हैं कि फॉर कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर बहुत सारे कैपेसिटेंस लगा दिए गए हैं, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उनको कैलकुलेट करने का फार्मूला यही रहेगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डॉट 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 आप इन्फिनाइट तक ले सकते हैं। फॉर कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन, अगर आपको पैरेलल प्लेट का कॉम्बिनेशन दिखता है, अगर आपको कैलकुलेट करने को रहता है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली इनको ऐड कर दीजिए। तो ये सिंपल है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सिंपल हम लोग ऐड कर सकते हैं, C1 C2 प्लस C3। आसान है भाई साहब मालिक। आगे देखते हैं क्या मिलता है हमको। द एनर्जी यू स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और सिंपली कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस C विच चार्जेस Q एंड वोल्टेज V। अगर हमको कोई कैपेसिटर दिया रहेगा, उसकी वोल्टेज दी रहेगी B एंड चार्जेस दिया रहेगा Q, तो उनका एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हाफ QB हाफ CB स्क्वायर एंड हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो सिंपल है, इन फार्मूलों को आपको याद कर लेना, इसमें कुछ ऐसा हम बता नहीं सकते ज़्यादा। होप आपको अच्छे से अब दिख रहा होगा। हम बेर पे जूम आउट जूम इन करते हैं जिससे कि आपको सही दिखे। नेक्स्ट टॉपिक है द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन अ रीजन विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने को रहेगी किसी भी रीजन में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं। अगर उनकी जाना जो स्मार्ट वर्क है, जितना हमको फार्मूले की ज़रूरत रहती है उतना ही हमने इसमें किया है, क्योंकि ये वन शॉट है और आपको सिलेबस में जाना आता नहीं। फिजिक्स इज ओनली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, थ्योरी भी आती है, कम से कम 30 से 40% तो न्यूमेरिकल आते हैं, अगर अच्छा खासा आपको पेपर फंस जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स रेडियस आर नॉट इनसाइड एंड आउटसाइड स्फेरिकल से आर, मतलब कोई भी हमको स्फेयर दिया रहेगा उसके इनसाइड की जो रेडियस है वो आर नॉट रहेगी, और जो आउटसाइड की रेडियस है, आउटसाइड वाली, ये अगर ऐसा रहेगा, ये देख सकते हैं आप, इसको जूम करते हैं पहले, जूम 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 जूम। हाँ अब दिख रहा होगा आपको, जो ये आप देख रहे हैं ये वाली, अगर ये वाली रेडियस है, यहाँ सेंटर लिया, ये वाली रेडियस कितनी आर नॉट, और जो बाहर वाली आउटर वाली रेडियस कितनी यहाँ तक वाली, तो ये हो गई कितनी आर, सिंपली आर, कैपिटल आर। अब करते हैं जूम इन। यही फ़ायदा रहता है
बोर्ड पढ़ाने पे और कॉपी पे पढ़ाने का। इससे हम लोग जल्दी पढ़ा लेते हैं क्योंकि हमको मूव वूव नहीं करना पड़ता है। मूव में देरी लगती है, बिगाड़ने में देरी लगती है, और देखने में भी थोड़ा, इसमें हमारा जस्ट कॉपी फ्रंट पे रहता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स रेडियस आर नॉट इनसाइड एंड आउटसाइड स्फेरिकल शेल आर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो बी आर नॉट जो बाहर का, जो इनसाइड का पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस जो आउटसाइड का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या कर देना, क्यू चार्ज दिया रहेगा, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू, और ब्रैकेट में हमको क्या करना है कि जो इंटीरियर वाली रेडियस है 1/r0 माइनस 1/r कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा दो कंडक्टर्स के बीच में। कोई भी मतलब दो कंडक्टर हैं, कंडक्टर अगर कोई स्फेरिकल सेल है तो उसका हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। आप खुद ही सोचिए कि जो अंदर वाली रेडियस होगी उसकी क्या रहेगी, उसकी जो वैल्यू रहेगी वो कम रहेगी, जो बाहर की वैल्यू रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर कम आ जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा वैल्यू नीचे बड़ी होती है वही उतनी चीज़ जाना छोटी हो जाती है। तो इसकी मेरा वैल्यू क्या आनी है, पॉजिटिव आनी है। अब थोड़ी देर का वीडियो बचा, जस्ट देख सकते हैं मुश्किल से 10 मिनट के अंदर हम इसको समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सही दिखता है आपको, थोड़ा जूम करते हैं, हाँ क्लियर, हाँ जी भैया जी क्लियर है। When the medium between the plates of a capacitor filled with an insulating substance changes observed as follows। क्वेश्चन आ सकता है MCQs में, पूछ सकता है, जैसे आते हैं फैक्ट वाले क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये कि जब भी हम लोग कोई कैपेसिटर में कोई भी मीडियम इंसुलेटिंग सब्सटेंस चेंज कर देते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन रहती है हमारी, क्या हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पहला चेंजेस देखने को मिल सकता है कि पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम हो जाए, कि एक तरफ ज़्यादा चार्ज हो जाए, एक तरफ कम चार्ज हो जाए। राइज टू ए फील्ड पोस्ट इन दी अपोजिट डायरेक्शन, इससे क्या हो सकता है कि जो हमारी फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो जाए। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंसुलेटिंग मीडियम इज रिड्यूस, और ये भी हो सकता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो कि जो हमारा इंसुलेटिंग सब्सटेंस को चेंज करने से वो रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट रहेगा कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज दस रिड्यूस, और सिंपली सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी रिड्यूस होगा। द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम इट्स वैल्यू C0 व्हेन देयर इज नो मीडियम, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम इट्स वैल्यू C0 व्हेन देयर इज नो मीडियम, मतलब अगर कोई भी मीडियम नहीं रहेगा, वैक्यूम रहेगा, तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब ये यही कहना चाहता है कि अगर हमने कोई मीडियम डाला और उसकी वैल्यू है C0 है, और हमने उसको हटाकर अगर वैक्यूम कर दिया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। C=K/C0 वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो चीज़ हम लोग उसमें डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटिंग सब्सटेंस, जो इंसुलेटिंग सब्सटेंस में डाल रहे हैं उसकी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो ये आप समझ चुके हैं, ये वाला पॉइंट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग कैपेसिटेंस कोई भी मीडियम है और उसकी मान लेते हैं वैल्यू C0 है, अगर उसको हटा के अगर हम उसको वैक्यूम बना देते हैं तो क्या होगा कि जो कैपेसिटेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसके बाद होगा, थैंक यू। देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। व्हाटएवर बी द चार्ज एंड फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आउटसाइड any cavity in conductor remains shielded from outside electric influence, thus field inside the cavity is always zero. This is known as electrostatic shielding. ये डायरेक्ट ये बताना चाहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है कि कोई भी एक कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो रहती है। वट एवर बी द चार्ज एंड फील्ड कन्फिगरेशन आउटसाइड, कोई भी चार्ज हो, कुछ भी हो आउटसाइड, कोई भी मतलब नहीं अपन को। एनी कैविटी इन ए कंडक्टर रिमेन सील्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस एंड द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया है। कुछ भी हो, अगर कोई भी आपको कंडक्टर मिलता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, और कुछ पोटेंशियल जीरो हो या ना हो, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो रहती है। यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी बिजली तड़के तो उसमें क्या होता है, चार्ज होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जगह मानी जाती है कार
कार किसकी बनी होती है, कंडक्टर होता है, ऊपर से मेटल की बनी होती है, और इसीलिए उसके अंदर और अंदर क्या होता है, इंसुलेटर। तो अगर इंसुलेटर हुआ भी ना तो क्या करता है, वह एक डब्बा जैसा बन जाता है, और डब्बा के अंदर ऊपर से कंडक्टर, तो हमेशा जो चार्ज रहता है वो कंडक्टर में ही रहता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है। तो इससे बिल्कुल आप 100% सेफ रहते हैं कार के अंदर। और यही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और लास्ट में आप देख सकते हैं, फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्प कंटेक्ट दिस इज़ माई नंबर। अगर इसमें आपको कुछ भी तकलीफ है, डाउट है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है, तो आप हमको इस नंबर पे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में भी आप हमें बता सकते हैं। हमने यह चैप्टर जस्ट 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया है, और शायद ही ऐसा कोई हो कि शायद होगा, काहे नहीं यार, भाई हमसे तगड़े तगड़े लोग पढ़े हैं, तो हमने हिसाब से अपनी तरीके से बहुत जल्दी ये चैप्टर सम किया है। और अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं भी आता है, तभी भी आप इस वीडियो को देखकर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे बातों से। होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आप नोट्स, सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपको ज़रूरत रहती हैं एग्जाम में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।